Hello guys, today we are going to discuss chapter number first, Matter in Our Surroundings, Chemistry of class 9th, NCERT. So please watch this video till the end and like, share and subscribe my channel. So let's start. Surroundings. Matter in Our Surroundings, chapter first of NCERT class 9th. इसमें क्या है, मैटर का मतलब क्या होता है? मैटर मतलब कोई भी चीज जिसका कोई मास हो या फिर जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मैटर। अब मास मतलब क्या होता है? मास मतलब वेट, ठीक है, और स्पेस ऑक्यूपाई करना मतलब जगह घेरना। अब जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, इस पेन का कुछ ना कुछ वेट है और ये पेन अगर यहाँ पे हमने रखा तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये पेन है वो एक मैटर है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली होती है दे हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। थर्ड, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर। अब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब जैसे कोई भी पार्टिकल्स है, आपने देखा होगा, जैसे मान लो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं या फिर लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है ना, ये स्पेस होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक शो करती है कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। आपने ये पढ़ा होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कभी भी रेस्ट पे नहीं होते, ठीक है। रेस्ट पे मतलब कभी भी स्थिर नहीं होते, स्टेबल नहीं होते, हमेशा मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये हो गई सेकेंड। थर्ड क्या है? दे अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके पास अट्रैक्शन की पावर है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं, ठीक है। आज तक हमने पढ़े थे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, दैट इज सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस, ठीक है। लेकिन 9th क्लास में इस चैप्टर में हमें 5 स्टेट्स दी हुई है मैटर की। 4th है प्लाज्मा और 5th है बीईसी, ठीक है। व्हाट इज बीईसी? बीईसी मीन्स बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये हमारी 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस हमें पता है। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फिजिकल स्टेट या फिर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, ठीक है। फिजिकल नेचर किसी भी मैटर का अगर हम देखें तो हम इसको बोल सकते हैं कि मैटर जो है हमारा, मैटर इज पर्टिकुलेट इन नेचर, ठीक है। पर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलेट मतलब पार्टिकल से आया है। इसका मतलब है कि जो मैटर है वो किसी ना किसी पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि हमें नेक्ड आइज से वो नहीं दिख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्हें देखना पड़ता है, ठीक है। अब इस चैप्टर में आपको एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें यहाँ पे 4 या 5 कंटेनर्स लिए हैं। इन 4 और 5 कंटेनर्स में हमने वाटर डाला है और वाटर के अंदर हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला है, ठीक है। अब उस पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से जो वाटर का कलर है वो यहाँ पे डार्क पिंक हो जाएगा, ठीक है ना। अब पोटेशियम परमैंगनेट की जगह पे आप रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं या फिर आप डिटॉल भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम डिटॉल डालेंगे या फिर रूह अफ़ज़ा डालेंगे तो हम क्या देखते हैं कि अगर मान लो हमने रूह अफ़ज़ा डाला है तो इसमें रेड कलर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें से 10 ml वाटर निकाल लिया और वो 10 ml इसमें पानी डाला हमने पहले, उस पानी में हमने 10 ml डाल दिया, ठीक है। अब इसका जो कलर है वो इस कलर से थोड़ा सा लाइट होगा लेकिन होगा वही, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें से हमने 10 ml निकाला,
इसमें डाल दिया। अब इसका कलर इससे भी लाइट होगा, ऐसे ही इसमें से हमने निकाला, इसमें डाल दिया, इसका कलर सबसे लाइट होगा। तो ये एक्टिविटी हमें शो करती है कि जो हमारा मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है। ठीक है, मीन्स पार्टिकुलेटिव नेचर। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है, क्योंकि इसमें अगर हमने 10 ml निकाल लिया है, इसका मतलब कुछ पार्टिकल्स निकाल के इसमें डाल दिए, फिर पार्टिकल्स इसमें डाल दिए, फिर इसमें डाल दिए। ठीक है, फिर उसकी वजह से चेंज हो गया। अब जो हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, 3 कैरेक्टरिस्टिक, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी हमारी कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनमें स्पेस होता है। ठीक है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। अब इसको हम कैसे शो करेंगे? इसमें हमने एक एक्टिविटी की है जिसमें हमने कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने वाटर डाला। ठीक है, वाटर के अंदर हमने शुगर ऐड की। ठीक है, उसके बाद हमने 1 स्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया, उसके बाद लेमन ऐड किया। ठीक है, अब वाटर के अंदर इन तीनों चीज़ों को ऐड करने पे देखिए इतना वाटर का लेवल था, ये वाटर का लेवल था जब उसमें हमने कुछ भी नहीं डाला था। ठीक है, यहाँ तक था वाटर का लेवल। अगर हम इन तीनों चीज़ों को वाटर में डाल दें तो क्या इसका लेवल बढ़ेगा? इसका लेवल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आप सबको पता है जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, अब इन स्पेस के बीच में जो इसके पार्टिकल्स हैं या इसके हैं वो आकर बीच में मिल गए। ठीक है, इसलिए जो वाटर का लेवल है वो बढ़ा नहीं। ठीक है, ये तो थी हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या थी हमारी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ठीक है, मूव करते रहते हैं हमेशा। तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी जो पार्टिकल्स हैं अगर वो मूव करते रहते हैं तो इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी इज ड्यू टू मोशन। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ अगर मोशन में है, मीन्स मूविंग ऑब्जेक्ट है कोई भी हमारे पास, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब मूव करने वाली एनर्जी होगी। ठीक है, अब हमारा एक प्रोसेस आता है डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अगर कोई भी 2 तरह के पार्टिकल्स को अगर हम मिक्स करना चाहें एक साथ तो उसको हम डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू करते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस का नाम डिफ्यूजन है। ठीक है, अगर हम डिफ्यूजन के दौरान हीट को इंक्रीज कर दें, ठीक है, अगर हीट को इंक्रीज कर दिया हमने तो जो डिफ्यूजन है वो और फास्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, तो बढ़ने की वजह से वो और फास्ट हो जाएगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये इससे हमें क्या दिखेगा कि जो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस, इनके पार्टिकल्स कैसे होते हैं। सबको पता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स लूज और गैस के पार्टिकल्स फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अब ये जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट। उसके बाद लिक्विड में लेस देन सॉलिड होती है और गैस में लोएस्ट। ठीक है, क्या लोएस्ट होती है, क्या हाईएस्ट होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी होती है? 5, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड की। सबसे पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड? प्रॉपर्टीज 3 होती है सॉलिड की। पहली क्या होती है? दे हैव स्पेसिफिक शेप। ठीक है, स्पेसिफिक शेप होती है उनकी, मीन्स उनकी डेफिनेट शेप होती है। अगर कोई बॉल है हमारे पास तो उसकी शेप वही रहेगी, किसी चीज़ में भी
मिक्स होके उसकी शेप चेंज नहीं होएगी, ठीक है। मीन्स सॉलिड की जो शेप होती है वो स्पेसिफिक होती है, डेफिनेट होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज का मतलब भी वही है कि उनकी जो शेप सेम होती है तो बाउंड्रीज भी डिस्टिंक्ट होती है, मीन्स प्रॉपर होती है। थर्ड, दे हैव वॉल्यूम, ठीक है, उनका वॉल्यूम भी होता है अपना, ठीक है। अब इसमें हमें पता चलेगा कि जो सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी होती है ना, सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लो। क्यों लो होती है, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं सबको पता है टाइटली बाउंड होते हैं, है ना। अब टाइटली बाउंडेशन की वजह से उनके पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते। अब विदाउट मोशन तो काइनेटिक एनर्जी लूज होगी, ठीक है ना। इसलिए सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लो। और आप सबको पता है अगर ये इनकी सॉलिड की स्पेसिफिक शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है, तो दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, ठीक है। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रबर, रबर बैंड, स्पंज और सॉल्ट, ठीक है। अब इसमें हमें बताना है कि ये सारे सॉलिड हैं, लिक्विड है या गैस है। सबको पता है दीज ऑल आर सॉलिड्स। रबर बैंड सॉलिड है, स्पंज सॉलिड है और सॉल्ट भी सॉलिड है, बिकॉज दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, डिस्टिंक्ट शेप और दे हैव देयर ओन वॉल्यूम, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेट की, दैट इज लिक्विड। अब लिक्विड के पास काइनेटिक एनर्जी मोर देन सॉलिड होती है, ठीक है। इसकी पहले प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इनकी, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, ठीक है, इनकी फिक्स्ड शेप नहीं होती। आपने देखा होगा जैसे वाटर है, अगर हम वाटर को कंटेनर में डालें तो वो कंटेनर की शेप ले लेता है, वाटर को अगर हम बकेट में डालें वो बकेट की शेप ले लेता है। इसलिए हमने कहा कि जो लिक्विड है उसकी फिक्स्ड शेप नहीं होती, ठीक है। अब थर्ड आती है हमारी गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज हाईएस्ट, ठीक है। अब क्यों होती है वो हाईएस्ट, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फार अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं, है ना। अब फार अवे फ्रॉम ईच अदर होने की वजह से वो मूव ज्यादा देर तक कर पाते हैं या फिर उनका मोशन हाई होता है। अब हाई मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि गैसियस स्टेट में काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट और गैस। इनका फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता और इनकी फिक्स्ड शेप भी नहीं होती, ठीक है। दे नीदर हैव फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर हैव फिक्स्ड शेप। अब वी विल डिस्कस इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर की वजह से क्या चेंज आता है, देखिए सबसे पहले हम सॉलिड का देखते हैं। सॉलिड में क्या चेंजेस आते हैं, सॉलिड में अगर हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड करें, ठीक है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली बाउंड होते हैं, टाइटली से वो थोड़ा लूजली बाउंड होने लगेंगे, ठीक है। फिर लूजली बाउंड होने की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इस लिक्विड में कन्वर्शन के प्रोसेस को और उसके मेल्टिंग पॉइंट को क्या क्या कहते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर, ठीक है। ये एक टेम्परेचर है जिस पर सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उस टेम्परेचर पर जो चेंज हो रहा है वो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फ्यूजन। अब फ्यूजन को क्या कहते हैं, फ्यूजन एक प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है ये, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है।
अब फ्यूजन प्रोसेस, मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर, ये हो गया हमारा सॉलिड का। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में क्या होता है? सेम एज सॉलिड, लिक्विड में भी हमने सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया था, अब लिक्विड को हम गैस में चेंज करेंगे विद प्रोवाइडिंग हीट। ठीक है, अब लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी वही होता है जैसे हमने सॉलिड का पढ़ा था, टेम्परेचर जिस पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है। अब इसमें एक चीज और आती है इन दोनों में, लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट क्या होता है? अब आपने देखा होगा मेल्टिंग के प्रोसेस में जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो जब सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचता है तो उसको जो टेम्परेचर उसका उस टाइम पर होता है वो चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसकी सारी हीट कहाँ चली जाती है? कहाँ चल जाती है उसकी हीट? जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उसमें उसकी हीट छुप जाती है। ठीक है, हाइड हो जाती है, मीन्स जो सॉलिड की हीट हाइड हो जाती है, तो हिडन हीट को ही हम लेटेंट हीट कहते हैं। अब लेटेंट हीट का मतलब हमें पता चल गया हिडन हीट होती है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है कि अमाउंट हीट एनर्जी का अमाउंट जो होता है required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। इसका मतलब मात्रा, अमाउंट मतलब मात्रा, जितनी मात्रा हमें हीट एनर्जी की चाहिए 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, आपको याद रखना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? मीन्स जो आपके सराउंडिंग का प्रेशर है उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब हमने बात करी कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो सॉलिड में होता है, क्योंकि फ्यूजन हमने देखा सॉलिड में होता है। अब हमने पढ़ना है लिक्विड में लेटेंट हीट कैसी होती है। लिक्विड में भी लेटेंट हीट होती है, लेकिन ऑफ किसकी होती है? वेपराइजेशन। ठीक है, क्योंकि लिक्विड को अगर हम गैस में चेंज करते हैं तो उसमें वेपर्स बन जाते हैं। अब वेपर्स की वजह से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। ठीक है, अगर सॉलिड की बात करें तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ऑल्सो एज सेम एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बस यहाँ पे हमें क्या करना है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू चेंज इनटू गैस। ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये आ गया समझ। अब देखिए, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो गैसेस में क्या होगा? गैसेस में हमने हीट प्रोवाइड करी है और उस टाइम हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया है, तो क्या होगा? गैसेस चेंज इनटू लिक्विड, गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कन्वर्जन को गैसेस इनटू लिक्विड, कंडेंसेशन। ठीक है, या फिर लिक्विफैक्शन। ठीक है, जहां पर गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो उसको कंडेंसेशन या फिर लिक्विफैक्शन कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करें तो ये प्रोसेस क्या होती है? मेल्टिंग। ठीक है, अगर हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करें तो क्या होता है? बॉइलिंग या फिर इवेपोरेशन। ठीक है, और अगर हम गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करें तो वो प्रोसेस होती है कंडेंसेशन या लिक्विफैक्शन। और अगर हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करें तो वो होता है सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। ठीक है,
और अगर हम डायरेक्टली सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करें तो क्या होता है? तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। और अगर हम गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करें डायरेक्टली, उसको भी हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। तो हमने इसमें पढ़ा कि सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज मेल्टिंग, लिक्विड इनटू गैस इज बॉइलिंग और इवेपोरेशन, गैस इनटू लिक्विड इज कंडेंसेशन, लिक्विड इनटू सॉलिड इज सॉलिडिफिकेशन, एंड सॉलिड टू गैस sublimation, gas to solid sublimation. Now we will study factors affecting evaporation. Means जब हम evaporation का प्रोसेस करते हैं तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। पहला, इसमें क्या फर्स्ट कंडीशन हो सकती है कि अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करें, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी हम यूटेंसिल में अपनी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, वाटर को या फिर गर्म कर रहे हैं, तो जो उसका सरफेस एरिया है वो अगर इंक्रीज हो, ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस ज़्यादा हो जाएगा और स्पेस ज़्यादा की वजह से इवेपोरेशन फास्ट होगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी? अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो टेम्परेचर को अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा या फिर फास्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी और बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इवेपोरेशन फास्ट होगा। थर्ड कंडीशन क्या है हमारी? ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर दिया जाए तो, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या होती है? जो सराउंडिंग्स में वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, चिपचिपापन होता है, उसको कहते हैं हम ह्यूमिडिटी, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर दिया जाए तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, स्लो होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पे हमने बॉईल कर रहे हैं कोई भी लिक्विड और यहाँ हमारे सराउंडिंग्स में ह्यूमिडिटी है, ठीक है। अब इस ह्यूमिडिटी की वजह से जो हमारे इवेपोरेशन में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो इनके प्लेस पर नहीं आ पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा वैसे ही पहले से ही वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, तो ये वाली वाटर ड्रॉपलेट्स हमारी यहाँ पर नहीं जा पाएंगी। इसलिए हमारी इस केस में, इस कंडीशन में जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिक्रीज होगा। फोर्थ कंडीशन क्या है? अगर हवा को तेज कर दिया जाए तो, ठीक है, विंड स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पे हमने ह्यूमिडिटी, हमने देखा यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, अगर यहाँ से हमने हाई विंड स्पीड आ रही है तो ये सारी ह्यूमिडिटी को हटा देगी और इनके लिए वाटर ड्रॉपलेट्स जो वेपर्स हैं हमारे, उसके लिए यहाँ पे स्पेस बन जाएगा, तो इसीलिए evaporation fast होगा in case of high wind speed. Now we will discuss our fourth state of matter, that is plasma, ठीक है। वैसे इनका टॉपिक बहुत छोटा सा है इस चैप्टर में, तो हम उतना ही पढ़ेंगे। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जो कि जिसमें एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, सुपर एनर्जेटिक होता है ये। और किसकी फॉर्म में होता है ये? आयोनाइज्ड गैसेस की फॉर्म में होता है ये, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे स्टार्स हो गए, सन हो गया, ठीक है, और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हो गई, ठीक है, ये सारे हमारे प्लाज्मा के एग्जांपल हैं। अब फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है हमारी? BEC, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसमें क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का मतलब क्या है? फर्स्ट लेटर जो है बोस, वो आया सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से, जो कि एक इंडियन थे, ठीक है। और E आइंस्टाइन सबको पता ही है, ठीक है। कंडेंसेट कंडेंसेशन की वजह से आया है, ठीक है। आइंस्टाइन
और बोस, ये दोनों वर्ड लेके हमने ये स्टेट बनाई है और इन दोनों ने ही इस स्टेट की डिस्कवरी की थी। अब हमारी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय कंडेंसिंग गैसेस। गैसेस को अगर हम कंडेंस कर दें, मीन्स लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो उस स्टेट ऑफ मैटर को हम BEC मीन्स बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक है, विद दिस टुडेज टॉपिक आर फिनिश्ड, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।